अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है ज़मुर्रत। राइटर हैं उम्मे हानी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। ज़मुर्रत की तलाक हो गई है हसनैन। इसका और रीमा का एक रेस्टोरेंट में इत्तफाक़ी टकराव हुआ था जो एक खुशगवार इत्तफाक था। इसी इत्तफाक पे इसने रीमा को अपने साथ कॉफ़ी पीने की दावत दी थी, जिसे रीमा ने कबूल कर लिया था। इसके साथ इसकी 3 साला बेटी भी थी, क्योंकि रीमा की शादी मास्टर्स के पेपर्स के फ़ौरन बाद हो गई थी। कॉफ़ी पीने के दौरान रीमा ने अचानक ये जुमला कहा तो इस जुमले ने इसका दिमाग भग से उड़ा दिया। रीमा की ज़ुबानी ये बात सुनकर इसे इतना शदीद झटका लगा था कि अगर वो जाकर बाकायदा किसी स्विच में उंगली डालता या किसी नंगी तार को थाम लेता तो भी इतने ज़ोर का करंट महसूस ना कर पाता जैसा इस खबर ने दिया था। कब, कैसे? वो इर्द गिर्द के लोगों और मौजूदा माहौल की परवाह किए बिना चिल्ला उठा था। 2 महीने होने वाले हैं, अभी वो इद्दत में है। इसे सचमुच यकीन नहीं आ रहा था। और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे ख़ुद 2 दिन पहले तो पता चला है। इसने तो हर तरफ से अपना अकाउंट ख़त्म कर दिया था। ये तो मेरे साथ इसका भाई फेसबुक पे ऐड था तो मुझे इसकी ज़ुबानी सब पता चला। लेकिन क्यों? वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, वो कहे बिना रह नहीं सका। ये पहली बार नहीं था कि इसने ऐसे बरमला इसकी अच्छाई का इजहार किया था। वो सारी क्लास के सामने भी इसकी अच्छाई को तस्लीम कर चुका था। बल्कि वो क्या, दीगर क्लास के नज़दीक भी वो क्लास की सबसे अच्छी लड़की थी। फिर चाहे वो लड़के होते या लड़कियां, सबकी वो पसंदीदा थी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बेचारी का नसीब अच्छा नहीं था। शायद इसीलिए इतना दुख उठा रही है, रीमा उदासी से कह रही थी। एक रीमा ही थी जिससे मास्टर्स के बाद भी इसका राब्ता इतने साल गुजरने पर भी कायम था। इसी की बदौलत इसे क्लास की खबरें मिलती रहती थी कि वो अपनी क्लास की GR रह चुकी थी, और इसका तमाम लड़कियों के अलावा ख़ासे लड़कों से भी सोशल मीडिया पर राब्ता था। वो हमेशा से एक एक्टिव और बहुत सोशल किस्म की लड़की थी। नए दोस्त बनाना, पुरानों से राब्ते में रहना इसे बखूबी आता था। तुमने तो बताया था कि इसके शौहर ने इससे लव मैरिज की थी। जान देता था वो इस पर, फिर जान देते देते तलाक कैसे दे दी? इस शौक से निकलना बेहद मुश्किल था। यकीन कैसे करता? हाँ, इसकी शादी इसके कज़न से हुई थी जो इससे इश्क करता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ज़िंदगी के इस हादसे के मुतालिक जानने से पहले इसका दिल बुरी तरह उछला था कि एक हादसा इसकी ज़िंदगी में भी रोना हो चुका था, जिसने इसके लिए भी ज़िंदगी के मायने को यकसर बदल कर रख दिया था। ऐसा क्या हुआ है ज़मुर्रत के साथ रीमा? बेचैनी से इसने पूछा तो रीमा ने दुख से एक ठंडी आह भरी। इसने पहली बार इसे तब देखा था जब सारी क्लास फ्री पीरियड में क्लास रूम से निकल रही थी और वो अपनी कुर्सी की पुश्त से एक छोटे से कुशन से टेक लगाए बैठी हुई थी। वो तेज़ी से कागज़ पे कुछ लिखते हुए कोई नोट्स मुकम्मल कर रही थी, या शायद सवालात की मशक कर रही थी। जो भी था, वो सर झुकाए अपने काम में मगन थी। इसे किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। यह हसनैन का पहला दिन था और अभी तक इसकी किसी से कोई ख़ास बातचीत भी नहीं हुई थी। हालांकि क्लासेस शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इसने देर से दाखिला लिया था। इतने अरसे वो यूनिवर्सिटी तय करने में ही लगा रहा कि कहाँ जाए, किसे फ़ाइनल करे, किस मजमून में मास्टर्स करे, कि वो एक कंफ्यूज किस्म का इंसान रहा था। फ़ैसले करते हुए इसका जहन किसी एक तरफ टिकता ही नहीं था। ये भी शुक्र था कि इसने तय कर लिया कि इसे फ़िज़िक्स में ही मास्टर्स करना है। कंप्यूटर या मैथ्स इसके मतलब के नहीं है। MBA इसे पसंद नहीं आने वाला और IR में इसकी दाल नहीं गलने वाली। वो सबसे पीछे बैठा था। दूसरा पीरियड था तो वो उठकर सबसे आगे चला आया कि इसके लिए कोई नशिस्त मखसूस नहीं थी। अलबत्ता हसनैन ने हिम्मत की और इसे मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मुझे क्लासिकल की असाइनमेंट मिल सकती है जो सर ने अभी क्लास के दौरान परसों मांगी है? दरअसल मैं आज ही आया हूँ तो मेरे पास नोट्स नहीं है। इसने सर कुछ ऐसे उठाया कि सर तो उठ गया, लेकिन नज़रें झुकी रहीं। हलशुदा चाहिए या सिर्फ सवालात? अंधा क्या चाहे 2 आंखें? हसनैन झट से बोला। हलशुदा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लड़की ने सर हिलाया और बैग से एक फ़ाइल निकाल कर इसकी जानिब बढ़ा दी। जल्दी वापस कर दीजिएगा, मुझे इसे बाइंड करवा कर सर को सबमिट कराना है। इसकी आवाज़ से इसका इत्मीनान ज़ाहिर था। हसनैन फ़ाइल लेकर अपनी जगह पे आके बैठ गया। असाइनमेंट के पहले सफ़े पे इसका नाम लिखा था, ज़मुर्रत फ़तह। नाम कुछ मर्दाना सा लगा। काम देखकर वो अश अश कर उठा। इतनी नफासत से लिखी गई असाइनमेंट शायद ही इसने आज तक देखी थी। जितनी तफसील से जवाबात हल किए गए थे वो ठीक ठाक मुतासिर हुआ था।
صفحات کی تعداد خاصی تھی، اسی لیے وہ اٹھ کر انہیں فوٹو کاپی کروانے چلا گیا۔ اگلی کلاس 2 گھنٹے بعد تھی۔ جب وہ لوٹا تو کلاس میں مزید لڑکیاں بھی آ چکی تھیں، اور اب جبکہ اس میں کافی لڑکیاں تھیں جنہوں نے حجاب اوڑھ رکھے تھے، تو اسے ڈھونڈنا ایک مشکل کام لگ رہا تھا، جبکہ کچھ گھنٹے پہلے اس نے اسے دیکھا بھی پہلی بار تھا۔ لیکن اسے ڈھونڈنے میں اس طرح آسانی ہوئی کہ وہ اسی چھوٹے سے کشن والی کرسی پہ بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسی طرح سر جھکائے کچھ لکھے جا رہی تھی جیسے 2 گھنٹے پہلے لکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی نے اسے الفی لگا کر اسی کرسی سے چپکا دیا ہو کہ وہ وہاں سے ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کی نسبت وہ چہرے پہ اسکارف کی مدد سے حجاب تو اوڑھے ہوئے تھی، لیکن عبایا نہیں پہنتی تھی۔ لباس بھی کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا تھا کہ اس میں اس کا سراپا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کے قریب جا کر فائل اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ اس نے چپ چاپ فائل لی اور یو آر ویلکم کہہ کر نظریں جھکائے ہوئے اپنا کام کرتی رہی۔ یہ اس کی زمرت سے پہلی ملاقات تھی جس میں وہ اس کے اسائنمنٹ سے مروب ہوا تھا اور اس کی مبہم شخصیت پہ کچھ الجھن کا شکار۔ لیکن اس کے بعد سے جب وہ اسے دیکھتا، اس کا مشاہدہ کرتا، وہ اس سے متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکا۔ وہ کلاس کی سب لڑکیوں میں منفرد تھی۔ اس نے کبھی اس کی نظروں کو کسی لڑکے کے لیے یا اس کے سامنے اٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گروپ کی باقی لڑکیاں لڑکوں سے ہنس کر بات بھی کر لیتی اور پڑھائی میں مدد بھی لیتی۔ وہ خاموشی سے کونے میں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ سب کے درمیان اٹھتی بیٹھتی تھی لیکن خود خاموش رہتی تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکے سے غیر ضروری بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی اسے کسی لڑکے سے ضروری بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ لڑکیاں اس کی کم گو فطرت کو اس کا غرور قرار دیتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی رائے تبدیل ہوتی چلی گئی۔ وہ لڑکیوں کے درمیان ہوتی تو ایک بہت خوش مزاج لڑکی ہوتی، البتہ لڑکوں کے سامنے وہ ایک معتبر سی اپنی ذات کا پندار قائم رکھنے والی لڑکی دکھائی دیتی، جس کا احترام اور عزت کرنے کا دل خود بخود ہی کرنے لگتا تھا۔ اپنے بیٹھنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک کوشن بیگ پہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ چلتے ہوئے بے حد آہستہ چلتی تھی۔ اس نے یوں ہی ایک بار جی آر سے پوچھا تھا، یہ جو مس زمرد ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سامنے ایک بینچ پہ ہنوز کوشن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی 4 دوستیں بھی موجود تھیں۔ وہ سب ایک اسائنمنٹ پہ کام میں منہمک تھیں، ارد گرد سے مکمل بیگانہ۔ ہاں، اس بیچاری کو بیک کا مسئلہ ہے، زیادہ دیر بنا سہارے کے بیٹھ نہیں سکتی۔ ریما نے بتایا تو اسے افسوس ہوا کہ اتنی کم عمری میں اسے کمر کا اتنا مسئلہ تھا کہ وہ ٹھیک سے چلنے پھرنے بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ علاج نہیں کروایا؟ بہت علاج کروایا، لیکن وہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی صحت میں کہیں نقص آ جائے تو ڈاکٹر آپ کو چل تو کر سکتے ہیں، مکمل ٹھیک نہیں کر سکتے، اور شاید یہ سچ بھی ہے۔ اس دن سے مزید ایک نرم گوشہ زمرد کے لیے اس کے دل میں بن گیا۔ ان کا کلاس ٹرپ منگلا ڈیم جا رہا تھا۔ پوری کلاس تیار تھی، لیکن زمرد نے معذرت کر لی۔ اس کا کمر درد ان دنوں شدت اختیار کر چکا تھا، اس لیے اس نے گھر بیٹھ کر آرام کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کے بعد بھی وہ 1 ہفتہ چھٹی پہ رہی۔ 1 ہفتے بعد وہ لوٹی تو پہلے سے زیادہ ڈاؤن لگ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ زمرد؟ اس کی دوستوں سے وہ کسی مضمون کے نوٹس لینے گیا تھا۔ طبیعت نہ پوچھنا برا لگ رہا تھا۔ الحمدللہ، اب بہتر ہوں، تھینکس۔ اپنے اسی مخصوص انداز میں نظریں جھکائے اس نے بہت اعتماد سے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی خیریت پوچھنے کا سلسلہ چل نکلا، اور اسی طرح رفتہ رفتہ وہ اس کے حواسوں پہ قابض ہونے لگی۔ اس کا دل کرتا کہ اس کے بارے میں مزید جانے، اس سے کسی نہ کسی بہانے بات کرتا رہے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ وہ مختلف تھی، منفرد تھی۔ اس کا ادراک اسے تب ہوا جب ایک دن وہ سینئرز کے سمیر کے ساتھ کیفے میں بیٹھا تھا۔ لبنہ کا نمبر چاہیے مجھے، وہ سمیر کا دوست فیصل تھا جو کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے کہہ رہا تھا۔ لبنہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا نمبر ہر کسی کے پاس ہو۔ سمیر دینا نہیں چاہتا تھا، یہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن فیصل ذرا طنزیہ بولا، بڑی ستی ساوتری ہے، جو کسی کے پاس اس کا نمبر چلا جائے گا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ یونیورسٹی میں تو ہر دوسرے لڑکے کے پاس کھڑی ہو کر سلام دعا کرتی ہے، 2-4 باتیں بھی ہنس کر آرام سے کر جاتی ہے، تو نمبر دیتے کیا مسئلہ ہے؟ یا تو ہوتی نا زمرد جیسی تو یہ بات کرتے ہوئے اچھی بھی لگتی۔ زمرد کے نام پہ حسنین کے کان کھڑے ہوئے۔ زمرد کا کیا ذکر یہاں؟ اسے یوں اپنے سینئر کے منہ سے اپنی کلاس فیلو کا نام سن کر برا لگا تھا، اور اس لیے زیادہ برا لگا کہ وہ زمرد تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ زمرد جیسی لڑکی کا یہاں کیا ذکر؟ اس کا تو ذکر کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا چاہیے، اتنی ڈیسنٹ لڑکی ہے وہ۔ سمیر نے بھی اس کی حمایت کی۔ ڈیسنٹ ہے تبھی تو مثال کے طور پر نام لیا ہے کہ لبنہ اگر اس جیسی ہوتی تو بندہ مانتا بھی کہ اس کا نمبر کسی لڑکے کے پاس نہیں ہے۔ حسنین کے دل کو جیسے زمرد پہ ناز ہوا تھا کہ وہ ایسی با کردار ہے کہ اس کی گواہی ان کے سینئرز تک دیتے ہیں۔
इस दिन इस दिल में ज़मुरत का मुकाम और भी बुलंद हो गया। वो सच में काबिल मोहतरम थी। वो ऐसी थी कि इसका नाम लेते हुए निगाहें ताज़ीम से झुक जाती थी, और हसनैन ने वही फ़ैसला कर लिया था कि वही लड़की थी जिसे इसकी ज़िंदगी में, इसके घर में और इसके दिल में होना चाहिए था। वो अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर जैसी लड़की चाहता था, ज़मुरत इसी का तो परतू थी। इस दिन यूनिवर्सिटी के चंद डिपार्टमेंट्स ने हड़ताल कर रखी थी। यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म हॉस्टल में मुर्दा हालत में पाया गया था। इसके जिस्म पर तशद्दुद के कुछ निशानात भी मौजूद थे, लेकिन हर तरह की इंक्वायरी के बाद वजूहात मालूम ना हो सकें। स्टूडेंट्स का मुतालबा था कि फिर से तहकीकात करवाई जाएँ, क्योंकि इसके दोस्तों को यकीन था कि हॉस्टल के कुछ सीनियर्स इसमें मुलव्विस थे। उनके एग्ज़ाम्स थे, इसलिए वो देने इन सबको यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ा। एग्ज़ाम्स के बाद सब ने भागने की क्योंकि हालात बिगाड़ का शिकार नज़र आ रहे थे। यूनिवर्सिटी की बसें पहले से तैयार खड़ी थी और बस निकलने ही वाली थी। सभी स्टूडेंट्स भाग भाग कर चढ़ रहे थे। ज़मुरत की कोशिश थी कि वो भी तेज़ चल सके, लेकिन कमर के मसले की वजह से वो सबसे बहुत पीछे रह गई। इसकी चाल की लड़खड़ाहट इसकी घबराहट का पता दे रही थी। वो जो खुद पार्किंग की जानिब भाग रहा था अपनी गाड़ी ले और निकल जाए, इसे देखकर ये एकदम ठहर गया। जिन लड़कियों के साथ वो बस पॉइंट तक जाती थी वो कब की बस में सवार भी हो चुकी थी। बस दरवाजे तक भर चुकी थी कि इसमें खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं थी, और जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ औकात में निकलते थे इस वक्त इकट्ठे ही निकल रहे थे, जिसके नतीजे में तमाम बसें खचाखच भरी हुई थीं। बेशतर स्टूडेंट्स को जगह भी नहीं मिली थी। लड़के छत पे सवार हो रहे थे, लड़कियां इसी तरह बस की सीढ़ियों तक फंसी हुई थीं, और अब तो सीढ़ियों और दरवाजे में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ज़मुरत भी तब तक अपनी मतलूबा बस की तरफ पहुंच गई थी, जो अब निकल ही रही थी। इसकी किसी तरह जगह न बन सकी तो तेज़ी से इसी रूट की दूसरी बस तक बढ़ी, जो काफ़ी दूर खड़ी थी, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी, जिसका मतलब था कि वो भी मुकम्मल तौर पे भर चुकी थी। वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता इसके करीब ले आया। ज़मुरत, वो इसकी तरफ मुड़ी। इसकी आंखें भीगी हुई थीं। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से स्टूडेंट का शोर आ रहा था। एडमिन स्टाफ और स्टूडेंट्स में शायद हाथापाई शुरू हो गई थी। बसें निकल रही हैं। इसने इनकी जानिब इशारा किया। इनमें जगह नहीं है। खड़े होकर सफ़र करना मुश्किल था इसके लिए। शायद वो ये मुश्किल भी काट लेती जो बस में जगह तो होती। आप चले मेरे साथ। इसने कुछ ताज्जुब से सर उठाया, लेकिन इसकी आंखों में देखने से इज्तनाब किया तो वो भी इसके रब पे की बेचैनी से भाप गया कि वो जाने से कतरा रही थी। क्या सोच रही है ज़मुरत? वक्त नहीं है, हंगामा बढ़ता जा रहा है, हालात किसी वक्त भी काबू से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ ठहरना खतरे से तो खाली नहीं। इसने पीछे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स की तरफ देखा, जहाँ से अब धुएं के बादल उठ रहे थे। शायद जलाओ घेराव शुरू हो चुका था। हम क्लास फेलोज़ हैं। आप इस वक्त मेरा इतबार कर सकती हैं कि मैं बहिफाजत आपको आपके घर तक पहुँचा दूँगा। ज़मुरत ने गेट से बाहर निकलती बसों को देखा और बेबसी से सर हिलाती इसकी गाड़ी के खुले दरवाजे की जानिब बढ़ी। इस वक्त एतबार करना इसकी मजबूरी थी। वो गाड़ी की पिछली सीट संभाल चुकी थी। हसनैन को बुरा नहीं लगा, बल्कि शायद वो इसके साथ बैठ जाती तो वो इसके बारे में इतनी अच्छी राय न रखता जितनी कि अब इसके लिए ये भी एक बड़ी बात थी कि कम अज़ कम वो इस पे एतबार करके इसके साथ आने पे तैयार तो हो चुकी थी। वो जल्दी से गाड़ी गेट की तरफ भगा चुका था। पीछे से तड़ तड़ की आवाज़ों पे इसने देखा ज़मुरत ने खौफ से कानों पे हाथ रख लिया। इसका अपना दिल भी कपकपा रहा था कि यकीनन ये गोलियों की आवाज़ें थी। हालात मज़ीद संगीन हो चुके थे। ऐसे हर मौका पर शरपसंद अनासिर शामिल होकर हालात को मज़ीद ख़राब करने का काम बखूबी करते हैं। आप ठीक हैं? इसने गाड़ी गेट से निकालकर सड़क पर डालते हुए इससे पूछा। इसने कपकपाती आवाज़ में जी कहा। हाथ तो इसके भी कांप रहे थे। एक वक्त इतनी गोलियों की आवाज़ सुनना इसके लिए भी नया ही तजर्बा था। गाड़ी कुछ आगे जाकर इसने एक मार्केट वाले इलाके में रोकी। वहाँ से एक जनरल स्टोर से पानी की बोतल अपने और इसके लिए ख़रीदी। ये पी लें। गाड़ी में पहुंचकर इसे पानी देते हुए इसने खुद भी पीकर सुकून का सांस लिया। ज़मुरत भी कुछ बेहतर लग रही थी। कहाँ जाना है? सदर बाज़ार। यूनिवर्सिटी के इलाके से निकलकर इसका सांस अब बहाल हुआ था कि ख़तरा टल गया था। हसनैन ने सर हिला दिया। वो यहाँ से खासा दूर था और पहुँचने में घंटा लग जाना था। ट्रैफिक भी तो बहुत थी। घबराई नहीं, अब कोई डर नहीं है। जो हालात हैं अब हफ्ता यूँ भी यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। इसे तसल्ली देकर वो अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर चुका था। अगर आप चाहें तो मैं आपको इलाके से दूर भी छोड़ सकता हूँ। इसने फिर से मिरर में इसे देखा। वो निगाहें बाहर की चलती ट्रैफिक पर रखे हुए थी। मेरा मतलब है अगर आपके घर वाले बुरा मनाएंगे तो। इसने वजाहत की। मेरी फैमिली मुझे यूनिवर्सिटी भेजती है तो इतनी मॉडर्न तो है कि वो जानती है कि मैं लड़कों के साथ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अपनी हदूद जानती हूँ।
कि कोई मसला रहा होगा इसीलिए ऐसे घर जा रही हूँ, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, कोई बुरा नहीं मनाएगा। इसका एतमाद लौट आया था। मुनासिब अल्फाज में इसने वजाहत दी जो इसे अच्छी लगी थी। आपके घर में कौन कौन है? काफ़ी देर गाड़ी में खामोशी रही, फिर इसी खामोशी को तोड़ने के लिए इसने पूछ लिया। अम्मी, अब्बू और एक छोटा भाई। वो हमेशा से नपी तुली बात करती थी। छोटी फैमिली है, इसने मुस्कुरा कर कहा तो इसने बस जी कहने पर इक्तफ़ा किया। इसके लिए इस लड़की से गुफ्तगू जारी रखना बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा था। अब वो खामोशी से गाड़ी चलाता, गाहे बगाहे मिरर में इस पर निगाह डाल लेता। मुसलसल खिड़की से बाहर देखती रही। वो पर्दा सिर्फ अपने चेहरे का ही नहीं, अपनी निगाहों का भी करती थी, इसीलिए किसी नामहरम पे नज़र भी नहीं डालती थी। हसनैन ने कभी इसकी नज़रों को किसी लड़के पे मरकूज़ नहीं देखा। वो हमेशा सर और नज़रें झुकाकर बात करने वालों में से थी, और ऐसी लड़की से वो ज़िंदगी में शाज़ ही कभी मिला था। सदर बाज़ार तक पहुंचकर इसने अपने घर का पता समझाना शुरू किया। घर के बाहर गाड़ी रोकी तो इसने उतरते हुए से अंदर आने की पेशकश की। अब्बू इस बात पे तो बुरा नहीं मनाएंगे कि मैं किसी क्लास फेलो के साथ आई हूँ, लेकिन इस बात पे ज़रूर खफा होंगे कि मैं आपको अंदर नहीं लाई। एक कप चाय उनके साथ पी लें, वो बहुत अच्छी कंपनी देते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खोले इसे पिछली सीट पे बैठे बैठे कह रही थी। हसनैन मुस्कुरा कर सर हिलाते उतरने का कहकर ख़ुद गाड़ी एक तरफ खड़ी कर रहा था। वो अंदर जा चुकी थी। गेट पे इसका भाई था जो कॉलेज में पढ़ता होगा, वही हसनैन को अंदर लेकर गया था। अब्बू और हसनैन में काफ़ी देर तक महफिल जमी थी। हसनैन के जाने के बाद अब्बू ने इसकी बहुत तारीफ़ की, जिसे खाने की मेज़ पे ज़मूरत ने बहुत आम से अंदाज में सुना था। तुम्हें इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए बेटा कि इसने तुम्हें बखैरियत घर तक पहुंचा दिया। अब्बू ने इसे ताकीद की, जिसे इसने सर हिलाते सुन लिया। अब वो अब्बू को क्या बताती कि सिन्फ मुखालिफ को यूँ मुखातिब करना इसकी फितरत नहीं है, फिर चाहे वो ज़रूरी बात ही क्यों ना हो। वो अपना आप बहुत बचा कर चलने वाली थी। अगले 3 दिन यूनिवर्सिटी बंद ही रही। इंतज़ामिया तलबा में मामलात बेहतर तरीके से हल हुए तो ही क्लासेस दोबारा शुरू की गई। यूनिवर्सिटी में जब इसकी नज़र हसनैन पे पड़ी तो इसे अब्बू की ताकीद याद आ गई कि इसे उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए, लेकिन वो गुफ्तगू में पहल से कतरा रही थी। कैसी हैं आप? वो इसके ग्रुप के पास किसी काम से आया तो खैरियत दरियाफ्त की। मैं ठीक हूँ, इस दिन के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मौका को गनीमत जानकर फ़ायदा उठा लिया। वो मेरा फ़र्ज़ था, आप अकेली थी तो कैसे मदद ना करता, कोई भी होता तो लाजमी मदद करता। अब ये इसका दिल ही जानता था कि कोई दूसरी लड़की होती तो शायद वो कतरा कर गुजर जाता। वो तो ज़मूरत थी जिसका मुकाम ही अलग था। उस दिन के बाद दोबारा कोई ऐसा मौका ही नहीं आ सका कि दोनों में सलाम दुआ से आगे कोई बात होती। इसी तरह 2 साल गुजर भी गए और इनकी क्लास में फेयरवेल का दिन आन पहुंचा। इस पार्टी में पूरी क्लास ने डाइस पे आकर अपनी हसीन यादें बांटी। पसंदीदा क्लास फेलोज़ का जिक्र किया। सबसे डिसेंट लड़की ज़मूरत है, क्योंकि इससे हमेशा जो बात कही जाती है वो खामोशी से मान लेती है। कभी किसी से कोई अनबन नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़कियों का ऐसे ही बावकार और धीमे मिजाज का होना चाहिए। ये पहला तारीफ़ी जुमला था जो ज़मूरत के लिए कहा गया था, और ये इनकी क्लास के वासिफ़ ने कहा था, और फिर इस जैसे इससे मिलते जुलते कई जुमले सुनने को मिले। वो इतनी हरदिल अजीज़ होगी इसका तो गुमान भी नहीं था इसे, लेकिन सुनकर उसे अच्छा लग रहा था। ज़मूरत हर लिहाज से एक आइडियल लड़की है। हसनैन का अंदाज़ और लहजा चौंका देने वाला था। इसने यकदम स्टेज की तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। ये एक पल था जो इनके बीच ऐसे दर आया कि वो एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। बस एक पल। ज़मूरत ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर लीं, और इससे एक नज़र के लिए वो कितनी देर ख़ुद को मलामत करती रही थी। यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। कोई एमफिल करने चल पड़ा, कोई जॉब की तरफ, किसी की शादी हो गई तो कोई घर बैठकर शादी और जॉब का इंतज़ार करने लगा। ज़मूरत का इरादा भी आगे पढ़ने का था। वो पीएचडी करना चाहती थी। अब्बू से बात की तो अम्मी ने नई कहानी लिए बैठी थी। ज़मूरत के लिए इसकी खाला मुराद का रिश्ता लाई थी। ये इसके इम्तहानात के दिनों की बात थी जो इसने मख्फी रखी गई ताकि वो यकसू होकर इम्तहान दे सके। कब से मेरा सर खा रखा इस लड़के ने कि शादी करूँगा तो ज़मूरत से, वरना नहीं करूँगा। खाला तो शायद बहुत पहले रिश्ता ले आती, लेकिन उनकी अपनी बेटी शबनम जो मुराद से बड़ी थी, उसकी मंगनी 2 माह पहले ही हुई थी, और इसके रिश्ते से पहले वो मुराद का करना भी नहीं चाहती थी। अब शादी भी इकट्ठे ही करने का प्लान था। हमें क्या इतराज़ हो सकता है फ़ातिमा, बस ज़मूरत से पूछ लें। हम बच्ची की मर्ज़ी के बगैर तो फ़ैसला नहीं कर सकते। अंदर से रज़ामंद अम्मी ने बहन से वक्त मांग लिया। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि ज़मूरत इस रिश्ते के लिए मान जाए। जब ज़मूरत को पता चला तो वो अपनी पढ़ाई खटाई में पढ़ती नज़र आई उसे। अम्मी ने फ़ैसला इस पे छोड़ा। मुराद मर कर BA पास था और वो MSc फ़िज़िक्स थी।
लाइक फाइक थी और मज़ीद पढ़ने की चाह भी रखती थी। तालीम फ़र्क तो वाज़े था। अकल को हाथ मारो ज़मुर्रत, भले वो कम तालीम याफ्ता है, तुम्हारे जैसा लाइक नहीं, लेकिन इसका कारोबार अच्छा चल रहा है। फिर खालू की जायदाद में भी इसका हिस्सा है। सबसे बढ़कर बहुत ख्वाहिश है इसकी इस रिश्ते के लिए। अपने हैं वो सब, 100 बातों का पर्दा रख सकते हैं। फिर तुम्हारे कमर के मसाइल इनसे ढके छुपे नहीं हैं। इसी कमर दर्द की वजह से तुम घर के कामों में कम ही हिस्सा ले पाती हो, ये बात भी वो जानते हैं। इस पे भी इन्हें कोई इतराज़ नहीं कि भले तुम शादी के बाद इतना ही घर देखो जितना आसानी से देख सको। कहीं और बात बनती है तो इस बात को लेकर 100 बातें बनेंगी। ये सब अम्मी ने इसे समझाया था, हर ऊंच नीच से आगाह किया था। ज़मुर्रत इस पहलू से अब सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी कि अम्मी की बात ठीक थी। इसी शशोपंज में थी कि क्या फ़ैसला करे कि इसके मोबाइल पे मैसेज मौसूल हुआ। इनकार मत करना ज़मुर्रत, जब से मारिया की शादी में तुम्हें देखा है तब से सब भूल गया हूँ। मोहब्बत से ज़्यादा इश्क है मेरा। मेरा जुर्म मेरी कम तालीम है, ये बात मैं जानता हूँ। तो मैं ऐसे रखूँगा कि ये जुर्म मिट जाएगा। मुराद का मैसेज पढ़कर इसके कानों के लोएं लाल पड़ गईं। कभी किसी लड़के ने इसे ऐसे मुखातिब नहीं किया था। ये पहली दफ़ा था कि किसी ने इसे ऐसे मैसेज किया था। दिल कुछ अजीब से एहसासात का शिकार हो गया था। अपने ही जज्बात नाकाबिले फ़हम थे। अम्मी ठीक कह रही थी। इसकी सेहत के मसाइल जानकर भी वो लोग इतनी मोहब्बत से इसका रिश्ता मांग रहे थे, मान से ले जाना चाहते थे। अगर वो इसकी एक कमी को नज़रअंदाज कर रहे थे तो क्या वो मुराद की एक कमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। बहुत गौर व खौस के बाद इसने अम्मी से इस रिश्ते के लिए हाँ करने का कह दिया। खाला की सुनने की देर थी। दूसरे दिन वो शगन की रकम इसके हाथ पे रखने और बात पक्की करने के लिए भागी चली आई। तारीख मुराद के कहने पे जल्दी तय कर दी गई। वो बहुत बेसब्रा हो चला था। खाला को मानकर सबको मनाना ही पड़ा। इतनी जल्दी हो गया सब, और तुमने बताया भी नहीं। रीमा जो इसकी क्लास की GR थी, उसकी कॉल आई थी। ये जान कर कि इसकी शादी होने जा रही है अपने कज़न से, वो बुझ सी गई थी। बस सब कुछ फ़ौरन से तय हो गया। मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा कहाँ था कि खाला का बेटा है, घर जैसी बात है, तो छानबीन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए अब्बू और अम्मी ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया। वो आवाज़ से खुश लग रही थी और रीमा को इसी बात ने चुप लगा दी थी। कॉल तो इसने हसनैन की तरफ से इसकी मर्ज़ी जानने के लिए की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई इससे भी ज़्यादा बेताब बैठा था कि रिश्ता तक पक्का हो चुका था और अब तो तैयारियां चल रही थीं। सारी बात सुनकर इसने ज़मुर्रत को कुछ भी न बताने का फ़ैसला किया। जब वो नई ज़िंदगी शुरू करने जा ही रही थी तो वो क्यों कोई ऐसी बात करके इसे उलझन में मुब्तला करती। रीमा ने मायूस होकर कॉल ही काट दी और दूसरी कॉल से हसनैन का दिल कट गया। इसका कज़न बहुत चाहता है इसे। रिश्ता क्या, तारीख तक तय हो चुकी है। हसनैन किसी बाहर वाले के लिए वो अपने ताल्लुक़ को क्यों ख़राब करेंगे, जबकि वो तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो बहुत इज्जत से इसके लिए रिश्ता ले जाने का सोचे बैठा था, तभी ख़ुद से कभी इजहार नहीं किया, कोई इशारा नहीं दिया कि वो ऐसी कोई ख्वाहिश रखता है। क्योंकि ज़मुर्रत जैसी लड़की इसे एहतराम के लायक थी कि वो सीधा अपनी अम्मी के साथ इसके घर रिश्ता ही लेकर जाता और इजहार बाद में करता रहता। इसे खौफ था कि वो इजहार में पहल कर देता तो बुरा भी मना सकती थी, इसलिए नौकरी मिलने का इंतज़ार करता रहा। जैसी नौकरी मिली फ़ौरन इसे ज़मुर्रत की मर्ज़ी जानने के लिए रीमा से रब्ता किया, लेकिन सब बेसुध रहा। अगले महीने शादी थी जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। रीमा ठीक कह रही थी, किसी दूसरे के लिए वो अपने किसी प्यारे से क्यों बिगाड़ने लगे। फिर कौन सा ज़मुर्रत इसे पसंद करती थी कि इसके लिए स्टैंड ले लेती। हसनैन ने ज़मुर्रत की तरफ से मायूस होकर अम्मी को अपनी मामूज़ात के लिए बोल दिया था, जिसके लिए अम्मी कब से दबाव डाल रही थी, लेकिन वो ही नहीं मान रहा था। ज़मुर्रत नहीं, फिर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो इस वक्त इतना बददिल हो चुका था कि अब इसे ज़िंदगी बिल्कुल अंधेर नगरी जैसी दिख रही थी, जिसमें कोई रोशनी नहीं आने वाली थी, कोई खुशी का दखल नहीं होना था, किसी चीज़ से उसकी दिलचस्पी नहीं बढ़ना थी। लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी। नूर से शादी के बाद इसे ज़मुर्रत याद तो रही, लेकिन इसका दर्द मिट गया। नूर इसके लिए सचमुच नूर ही साबित हुई। मोहब्बत, वफ़ा, तहम्मुल, मिजाजी का पैकर, इसकी खिदमतगार और एक बहुत ही मिलनसार किस्म की लड़की। इसीलिए वो रफ्ता रफ्ता ज़मुर्रत को भूलता चला गया।
ज़मुर्रत के हादसे की तफसील जानकर हसनैन की अजीब कैफियत थी। ये थी इस खुदगर्ज इंसान की मोहब्बत, इसलिए इसे जीवन साथी बनाया कि बाद में इसका जीवन तबाह कर दे। इसका बस नहीं चल रहा था ऐसे इंसान के भेजे में 2-4 गोलियां उतार दे। शायद इसलिए कि इसने ज़मुर्रत की शक्ल सूरत से मोहब्बत की थी, इसकी शख्सियत से नहीं। रीमा सारी बात बताकर उदास हो गई थी। हसनैन ने एक पल लगाया फ़ैसला करने में और रीमा की तरफ देखा। मुझे ज़मुर्रत से मिलना है रीमा। लेकिन वो तो इद्दत में है हसनैन, तुम इससे कैसे मिल सकते हो? ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इसने अपने सर पे हाथ मारा। वो ठीक तो कह रही थी, इद्दत के दौरान ऐसा कुछ भी होना मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो तुम इसके वालिद साहब को ये बता दो कि इसकी इद्दत ख़त्म होते ही मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। रीमा इसकी बात पे हैरान होकर इसे देखने लगी। हसनैन, ये बहुत जज्बाती फ़ैसला है। इतने बड़े फ़ैसले यूँ एक पल में नहीं किए जाते। ये जज्बाती फ़ैसला नहीं है, तुम जानती हो कि मैं हमेशा से इसे पसंद करता रहा हूँ। मैं तो इससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन ये सब वो जानती थी। लेकिन इस बात को गुज़रे 4 साल बीत चुके थे, जो एक लंबा अरसा होता है। 4 साल में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है, जिसकी मिसाल वो ख़ुद था। तब की और अब की ज़मुर्रत में बहुत फ़र्क है हसनैन। हसनैन ने इसे यूँ देखा जैसे वो हकीकत भूल चुकी हो। रीमा, मैंने तब भी जिस ज़मुर्रत से मोहब्बत की थी, इसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। ये इसका दिल था, इसकी शख्सियत थी, जिसके सहर ने मुझे निकलने नहीं दिया। तो अब मुझे क्या लगे कि वो कैसी थी और कैसी हो गई है, मेरे लिए तो वो अब भी वही ज़मुर्रत है। रीमा इसे देखती ही रह गई। तुम सच में उससे शादी करोगे? तुम इसके वालिदैन तक मेरा पैगाम पहुंचा दो प्लीज़। रीमा ने सर इस बात में हिला दिया। इसे ज़मुर्रत और हसनैन की खुशियों के लिए दुआ करना थी। ये ज़मुर्रत की इद्दत ख़त्म होने के 1 महीने बाद की बात थी। वो इसके सामने इसके घर के ड्राइंग रूम में बैठा था और ये मुलाकात ज़मुर्रत की मंशा पे हो रही थी। वो इससे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। ये पैगाम भी इसने रीमा के ज़रिए ही इस तक पहुंचाया था। हसनैन चला तो आया था, इसके सामने भी बैठा हुआ था, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इसके चेहरे की तरफ देख सके। क्या ये भी इसीलिए मेरी तरफ नहीं देखना चाहता जैसे कि मुराद? एक पल इसने सोचा और साथ ही इसका दिल डूब गया। इसे हर जगह बेकसा रवैया बर्दाश्त करना था। इधर हसनैन अजीब कैफियत का शिकार था कि जिस चेहरे को हमेशा नकाब में देखा था, उसे ऐसे सामने देखने का, इस तरह देखने का इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। ज़मुर्रत भी सर झुकाए हुए अपने हाथों को देख रही थी। इन हाथों को जिनको हसनैन ने बहुत देखा था और 2 साल तक देखा था। साफ शफाफ मलाई जैसे हाथों पे जगह जगह मिटे मिटे से, लेकिन फिर भी अनमिनट निशान थे। अनमिट निशान थे। वो जानता था कि निशान किस वजह से थे। इसने कर्ब से आंखें मूंद ली। रीमा ने इसके कहे के मुताबिक ज़मुर्रत के वालिदैन से बात कर ली थी। इसके वालिदैन इस अचानक आने वाले रिश्ते पे हैरान थे। अभी तो वो इद्दत में है बेटा, और तुम जानती हो कि इसके ज़ख्म अभी कितने ताज़ा हैं। अभी ये बात मत करना। ज़मुर्रत के अब्बू ने रीमा को बस यही जवाब दिया, मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन इस बात का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी आप इसकी दूसरी शादी का सोचें तो सबसे पहले हसनैन को कंसीडर कीजिएगा। एक बार पहले भी इसने देर कर दी थी, वो इस बार देर नहीं करना चाहता। जहाँ तक ज़मुर्रत के ज़ख्मों की बात है, अभी इद्दत ख़त्म होने में 2 महीने हैं, वो भी मुंदमिल हो जाएंगे। वो बाहर के साथ अंदर से भी घायल है बेटा। ज़मुर्रत की अम्मी रोने लगी थी। एक तरफ बेटी का दुख, दूसरी तरफ बहन भांजे से ख़त्म हो जाने वाला ताल्लुक़। जानती हूँ मैं आंटी, हसनैन की मैं गारंटी देती हूँ वो ज़मुर्रत को हर तरह से संभाल लेगा। वो इसकी मोहब्बत की गवाह थी, जो मुराद जैसी नहीं थी, चढ़ती नदी की तरह फ़ौरन उतर जाने वाली, बल्कि वो तो ठंडे मीठे फुहार की जैसी थी, जो अंदर तक उतर कर सैराब कर देती है। आपकी मिसेस का बताया रीमा ने। बहुत अफसोस हुआ था सुनकर। कितने सालों बाद वो इससे खुद मुखातिब थी। अंदाज़ अब भी वही धीमा मतानत भरा था, लेकिन लहजे से अंदर को दुख झलकता था। नूर बहुत अच्छी बीवी थी, बेहतरीन साथी, लेकिन दुख इस बात का है कि वो बस इतनी ज़िंदगी लिखवा कर लाई थी। वरना इस हादसे में ड्राइव तो मैं कर रहा था, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, इसके सर पे अंदरूनी चोटें आई तो वो बच नहीं सकी, लेकिन मुझे चंद खराशों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। बस जिसकी ज़िंदगी लिखी हो इसे जीना पड़ता है। ज़मुर्रत ने सर हिलाया। मुझे इस सब के लिए बेहद अफसोस है, अल्फाज नहीं है कि क्या कहूँ मैं। वो भी बिलाखिर इससे इसके दुख बांटना चाहता था। कभी भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही इसकी मुश्किल आसान कर दी। एक हादसा था, हो गया बस। वो जितनी आसानी से कह रही थी, इसका लहजा इसका साथ नहीं दे पा रहा था। एक हादसे ने मुझसे मेरा लाइफ पार्टनर रद्द दूर कर दिया, और एक हादसे ने आपसे आपका। मुझसे मेरा लाइफ पार्टनर हादसे ने दूर नहीं किया हसनैन, इसने ख़ुद को मुझसे तो खुद दूर किया। वो चाहता तो ये ना होता, लेकिन इसकी आवाज़ भर्रा गई थी।
हसनैन को वही डरी सहमी सी ज़मुर्रत याद आई जो उस दिन यूनिवर्सिटी में हंगामों से डर कर काँप रही थी। मुझे क्यों बुलवाया आपने? वो चाहता था कि अब वो इस बात की तरफ आए जिसके लिए वो यहाँ मौजूद था। अब्बू ने बताया कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी इसे नहीं पता था। इसने झुके सर को ही हिला दिया। इसीलिए बुलवाया कि चंद हक़ाइक़ हैं जिन्हें आमने सामने बैठकर हल कर लिया जाए, समझ लिया जाए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जो आने वाली ज़िंदगी में आसान नहीं होगा। ये ना हो कल आप पछतावों का शिकार हो जाए। कैसे हक़ाइक़? इसने नासमझी से पूछा। मैं इस वक्त यहाँ बिना हिजाब के इसलिए हूँ कि मेरा चेहरा अभी ख़ुद से मस होने वाले कपड़े को ठीक से बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। शायद कि कभी कर पाए, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आप यहाँ आकर देखें कि मैं अब वैसी नहीं रही जैसे 4 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ती ज़मुर्रत को आपने देखा था। अब एक घायल और जले चेहरे वाली, जले वजूद वाली ज़मुर्रत आपके सामने है, जिसको इसके शौहर ने तलाक सिर्फ इसलिए दी कि वो इसका बदसूरत चेहरा नहीं देख सकता था। अपनी बात के इख्तिताम पर वो रो दी। आप भूल रही हैं कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं था। हसनैन ने दुख से इसे देखा। वो इसे रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए झट से नज़रें फेर ली। अच्छा था कि वो रो लेती, अपने अंदर से सारी भड़ास निकाल लेती। शादी के बाद इसकी ज़िंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। मुराद तो घंटों इसे बिठाकर देखता और इसके गिर्द तवाफ़ करता। मैं कभी किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो तुमसे ज़्यादा हसीन और मासूम हो। ज़मुर्रत को लगता कि वो ज़मीन पे नहीं, जन्नत के किसी टुकड़े पे है, जहाँ वो कोई हूर है और ये पागलों की तरह चाहने वाला इसका शौहर। दुनिया हसीन चेहरों से भरी पड़ी है मुराद। वो इसकी खुद पे जमी नज़रों को फेरने के लिए इसका चेहरा दूसरी तरफ शरारत से फेर देती। दुनिया भरी होगी, मेरी दुनिया को तो सबसे हसीन चेहरा यही चेहरा है। वो वापस इस पे निगाहें जमा लेता तो वो हंस देती। ऐसा क्या है इस चेहरे में? बला की जाज़बियत और मासूमियत। ज़मुर्रत मुस्कुरा देती। जब तुम्हें सालों बाद बिना हिजाब के मारिया की शादी पे इतना सजा संवरा देखा था तो दिल एकदम धड़कना भूल गया था। मैं नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था कि तुम इस कदर हसीन लग रही थी कि दिल किया सारी दुनिया को गायब करके बस तुम्हें सामने बिठा कर देखूं। सच कह रहा हूँ, बहुत ही प्यारी और गुड़िया जैसी नाजुक लग रही थी। तभी मोहब्बत हो गई थी, तभी तय कर लिया था कि तुम्हें हासिल किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। तो अब चैन आ गया। अब तो चैन भी तुम, करार भी तुम। मुराद तो मुराद था। खाला तक ने इसे फूलों की सेज पे बिठा रखा था। घर का कोई काम इससे नहीं करवाती थी। तुम्हारी कमर दर्द करती है बेटा, तुमसे पहले भी तो घर चल रहा था, अब भी चल जाएगा। वो खाला से सास नहीं बनी थी। ज़मुर्रत को मानना ही पड़ा कि अम्मी ठीक कहती थी। वहाँ सब ने इसके इस ऐब को ढांक लिया था और बहुत खूब ढांका था। मुझे कम अज़ कम खाना तो पकाने दिया करें, इतने से काम से कुछ नहीं हो जाएगा खाला, इतनी भी नाजुक नहीं हूँ मैं। खाला ने 1-2 बार मना किया, उसके इसरार पे मान गई। वो किचन के ज़्यादातर काम अपने ज़िम्मे ले चुकी थी। बाकायदगी से खाना पकाना भी शुरू कर दिया था और मुराद इसके खानों का भी इतना ही दीवाना हो गया जितना कि इसका था। मुराद, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। एक दिन इसे यूं ही अपनी किसी क्लास फेलो से बात करके एहसास हुआ कि आधी क्लास एमएस कर रही है और बाकी आधी नौकरी। इसे लगा एक वो ही घर बैठी है तो फिर से पढ़ाई का भूत सवार हो गया। आगे पढ़कर तो मुझसे मज़ीद तालीम याफ्ता हो जाओगी, जो मुझे गवारा नहीं, मेरी जान से प्यारी बीवी। आगे मैं इतनी पढ़ी लिखी बीवी के हवाले से कई जगहों से बातें सुनता हूँ। मज़ीद पढ़ जाओगी तो और भी बातें बनेंगी। अब तक मेरी तालीम हमारे रिश्ते में नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी। छोड़ो यार, पढ़ाई में लग जाओगी तो मुझे कहाँ वक्त दे पाओगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। वो मान नहीं रहा था और ज़मुर्रत मना लेना चाहती थी। मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, ये बस कहने की बात है, बाद में तो ये होगा अब टेस्ट हैं, अब नोट्स बनाने हैं, अब असाइनमेंट मुकम्मल करना है। जैसे तुम मास्टर्स में मसरूफ़ रही थी, किसी आने जाने वाले को मुंह नहीं लगाती थी। हज़ारों चक्कर लगाता था कि एक झलक दिख जाए, मगर मोहतरमा कमरे से निकलने का नाम नहीं लेती थी। अब मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता यार। हल्के फुल्के अंदाज में इसे उसने शिकवा कर दिया। बात इसकी इतनी सच थी कि वो मज़ीद कोई बहस नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश हो जाना पड़ा। तुम जान मांग लो, धरती सूरज चांद मांग लो, मगर ये ना मांगो मेरी जान जो मैं दे नहीं सकता। मुराद को लफ्ज़ों से खेलना आता था और ज़मुर्रत इसके लफ्ज़ों में खोकर सब भूल जाती थी। एक ऐसे ही दिन मुराद ने इसे बताया कि इसका एक दोस्त अपनी फैमिली समेत खाने पर आ रहा है, इसे दावत का एहतमाम करना होगा। खाला इन दिनों शबनम के घर गई थी कि उसकी बेटी पैदा हुई थी। उसकी शादी शबनम के साथ ही हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी ज़िंदगी में ये खुशखबरी नहीं आई थी, जिसका एहसास इसे कभी किसी ने नहीं दिलाया, लेकिन वो ख़ुद महसूस ज़रूर करती थी।
वो एक दिन पहले ही खाने की तैयारी करने लग गई। मटन पुलाव बनाने के लिए इसने प्रेशर कुकर में गोश्त रखा ही था कि मुराद से छोटा भाई नौशाद आकर खाने के लिए शोर करने लगा। वो भूख का बहुत कच्चा था। ज़मुरद ने प्रेशर कुकर का ढक्कन ऊपर रखा, वेट लगाया, लेकिन पूरा बंद करना इसे अफरा तफरी में याद नहीं रहा। रोटी पकाने के बाद नज़र पड़ी तो खोलकर बंद करने लगी। अंदर प्रेशर बन चुका था। सारा पानी और भाप इस पे आके पड़ी और चीखों से पूरा घर गूंज उठा। नौशाद और मुराद इस चीखती चिल्लाती ज़मुरद को गाड़ी में डालकर बर्न सेंटर ले गए। वहीं से ड्रिप्स लगीं। इसके सीने, चेहरे, बाजू और पेट की खाल जगह जगह से बुरी तरह जल चुकी थी, जिसे उतारा गया। पूरा बर्न सेंटर उसकी चीखों से गूंज रहा था। मुराद साकित सा खड़ा बाहर फलक शगाफ चीखें सुन रहा था। कई घंटों बाद डॉक्टर्स ने इसे मिलने की इजाज़त दी। वो अंदर गया तो बरहना वजूद जगह जगह से झुलसा हुआ नीम बेहोश था। सबसे ज़्यादा खौफ इसका चेहरा देखकर आ रहा था, जो दाएं जानिब से गाल से होता हुआ गर्दन तक झुलसा हुआ था। मुराद से मज़ीद वहाँ खड़ा न रहा गया और वो तेज़ी से बाहर निकल गया। एक दिन इसे वहीं रखा गया। अम्मी, अब्बू, खाला और शाहवेज़ उसके पास ही थे। नहीं था तो मुराद नहीं था। वो कुछ देर पहले ही घर गया बेटा, इसकी हालत बहुत बुरी थी, हमने इसे घर भेज दिया। खाला पर्दा डाल रही थी, वरना वो ख़ुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी महबूब बीवी को, जिसका वो हर वक्त तवाफ़ करता था, छोड़कर कैसे इस हाल में घर जा सकता था। अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर अम्मी इसे अपने साथ ले गईं। जिस्म झुलसने की वजह से वो कपड़े भी झुलसी हुई खाल के साथ मस होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अम्मी इसे घर ले आईं कि वो अपने कमरे में बिना कपड़ों के आज़ादी से उठ बैठ सकती है। यूँ भी खाला ने दोबारा शबनम की तरफ चली जाना था, तो इसका ख्याल कौन रखता। यहाँ अम्मी थीं, इसे मरहम लगाती, इसके बन जाने वाले छालों को फाड़ कर पानी निकालती। ये सब माँ ही कर सकती है। इसने घर जाकर मुराद को कॉल्स की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। इसने शाहवेज़ के नंबर से कॉल मिलाई तो इसने उठा ली। मुराद, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? जब मुझे आपकी ज़रूरत है तो? इसने छूटते ही पूछा। मसरूफ़ था। ये वो लहजा नहीं था जो इसके महबूब शौहर का होता था। ऐसी कौन सी मसरूफ़ियत कि बीवी अस्पताल में जली पड़ी है और आप इसके पास आ नहीं सके। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर तकलीफ़ में है और मुराद इससे दूर है। वो तो इसके बिना एक पल भी नहीं रहता था। शॉप से लौट कर सीधा इसी के पास पहुँचता। तो क्या करूं यार, मेरे आने से तुम्हारा झुलसा हुआ जिस्म ठीक तो नहीं हो जाएगा, ना ही तकलीफ़ कम होगी। तो मैं हूं ना हूं, क्या फ़र्क पड़ता है। मुराद के अल्फाज से बिल्कुल साकित सी रह गई। इसका मुराद ऐसा तो नहीं था। ये इसे क्या हो गया था कि वो ज़मुरद की इतनी तकलीफ़ पे इतना कठोरपन दिखा रहा था। मुराद, आपके पास होने से मेरी आधी तकलीफ़ कम हो जाएगी। वो रोने लग गई थी। मगर मेरी तकलीफ़ तो दुगनी हो जाएगी ना। वो इसकी बात समझ नहीं सकी। क्या मतलब, कैसी तकलीफ़? तो मैं इस हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं ज़मुरद, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। तुम्हारा सामना मैं कैसे करूंगा। इसने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। इसे लगा कि मुराद की ये बेपनाह मोहब्बत है कि वो इसके हाल पे बेहाल है। इसकी तकलीफ़ इससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही, इसीलिए वो भाग रहा है। लेकिन वो गलत थी। आने वाले दिनों ने इसे गलत साबित किया और हकीकत को इस पर मुकम्मल आश्कार कर दिया। एक हफ़्ता वहाँ गुजार कर इसने अम्मी से कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। अम्मी ने इसकी बात पर इसकी शक्ल देखी। ऐसे कैसे जा सकती हो जब तक मुराद लेने ना आए? मुराद मुझे कब लेने आएगा? अम्मी से टुकर टुकर देखती रह गई। शायद वो नहीं आएगा ज़मुरद। इसने चौंक कर अम्मी को देखा। उनके चेहरे पे कुछ ऐसा तासुर था जो इसे दहला गया था। क्या हुआ है अम्मी? मुझे सच बताएं, क्या हुआ है? कोई बात है तो कहें। आप लोगों की कोई बात हुई है मुराद से? अम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे तो मज़ीद तड़प उठी। प्लीज़ अम्मी, मुझे बताएं कि क्या हुआ, मेरा दिल बंद हो जाएगा। फ़ातिमा आई थी, कहती है कि मुराद अब इस रिश्ते को मज़ीद नहीं रखना चाहता। ज़मुरद ने बेयकीनी से माँ को देखा। इन्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई थी, वरना मुराद कैसे ये सब कह सकता था। वो तो इसके बगैर रह भी नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? अम्मी की कही बात पे इसे यकीन नहीं आया। सब ने इसे बहुत समझाया ज़मुरद, तुम्हारे अब्बू इससे मिलने भी गए थे, लेकिन वो कहता है कि वो तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता तो तुम्हारे साथ रहेगा कैसे। इसे लगा इसने गलत सुना है। इस पे जान देने वाला अब इसके साथ रहना नहीं चाहता। तुम्हारे इस झुलसे हुए जिस्म ने सब बदल दिया, तुम्हारी तकदीर भी। अम्मी रोने लग गई थी। उनकी आवाज़ से इसे लगा कि इसका दिल फट जाएगा। इसने मोबाइल उठाकर मुराद को कॉल मिलाई, बार बार मिलाई, 1000 बार मिलाई, लेकिन वो उठाता ही नहीं था। बार बार काट देता या बेल जाती रहती। फिर इसने पागलों की तरह मैसेजेस किए, वॉइस मैसेज किए कि वो सुनकर इसे कॉल करे, इससे मिलने चला है, लेकिन इसने कोई कांटेक्ट नहीं किया।
अगले दिन वो जिस्म पे खुला सा फ़राक पहने जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कहाँ जा रही हो ज़मुर्रत? अम्मी इसके पीछे भागी थी। मुझे जाने दे अम्मी, मुझे मुराद से बात करना है। वो अम्मी से अपना आप छुड़ा रही थी। एक बार तो मिलना है मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है मुझे। ये सब बेकार होगा ज़मुर्रत, इसने समझना होता तो समझ जाता, ये नौबत ना आती। अम्मी इसे मज़ीद दर्द से बचाना चाहती थी, इसीलिए इसे रोक रही थी, लेकिन जब वो बाज ना आई तो ख़ुद भी इसके साथ हो ली। वो सीधा इसके घर पहुंची थी। घर पे खाला थी। बस इसने खाला से कहा कि वो मुराद को घर बुलवाएं, लेकिन उसकी आमद का मत बताएं। खाला बेबसी से रो रही थी। यही खाला जो बेटे का रिश्ता मान से लाई थी, अब इसे बेटे के सामने बेबस थी। वो वहीं बैठी रही। खाला ने इसके सामने खाने पीने की अशिया रखी, जिससे इसने हाथ भी नहीं लगाया। मुराद आधे घंटे बाद बेखबरी में चला आया। सामने ज़मुर्रत को देखा तो ठिठक गया। खाला को गुस्से से देखा कि क्यों इसे घर बुलवाया। कहो, क्या कहना चाहती हो? क्यों आई हो यहाँ? इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो इसे कभी जानता ना हो, कोई रिश्ता इनके दरमियान ना रहा हो, एकदम बेगाना और अजनबी। 1 साल और 2 महीने इसकी ज़िंदगी से गायब हो गए थे। मुझे मेरा कसूर बता दो बस। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा, लेकिन मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है कि मुझे सज़ा दी जाए। ज़मुर्रत ने इसे बेयकीनी और दुख से देखा। तो मैं अब सज़ा हो गई हूँ आपके लिए, तो क्या करूँ? इस झुलसे वजूद के साथ रहूँ? मुझसे नज़र नहीं डाली जाती तुम्हारे ऊपर, और तुम चाहती हो कि मैं दिन रात तुम्हारे वजूद के साथ गुजारूं। आज ना सही कल सही मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे हो जाओगी? तुम्हें लगता है कि निशान तुम्हारे चेहरे से मिट जाएंगे? तुम बिल्कुल पहले जैसी हसीन हो जाओगी। जो चांद मुझे पसंद था वो बेदाग था, जिस वजूद से मुझे इश्क था वो शफ़ाफ था। मैं जिस चेहरे पे मरता था वो तो मिट गया है, और इस चेहरे से मुझे कोई भी लगाव नहीं। ज़मुर्रत को यकीन नहीं आया कि वो इस कदर ज़ाहिरियत पसंद था कि ज़मुर्रत इसके लिए बस एक चेहरा थी और कुछ नहीं। बेयकीनी से बेयकीनी थी। तो क्या इस चेहरे के सिवा तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? मेरा वजूद, मेरी शख्सियत, मेरा अक्स, कुछ नहीं, बस हुस्न ही सब कुछ था। जिस शख्सियत की एक दुनिया गवाह थी, ये इसकी किस्मत थी कि इसका सहर इसके शौहर पे ही नहीं हो सका। वो हुस्न परस्त था, सो इसके हुस्न को ही चाहा था। बाकी ज़मुर्रत इसके नज़दीक सिफर थी। हाँ हाँ, हुस्न ही सब था जो अब नहीं रहा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, तो मेरी जान छोड़ दो। कभी इसी इंसान ने कहा था कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और अब वो क्या कह रहा था? ज़मुर्रत ने अम्मी का हाथ थामा और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आई। वो इसका पीछा छोड़ देना चाहती थी। जितनी तकलीफ़ उठाना थी वो तो उठा ली, मज़ीद नहीं उठाना चाहती थी। इसके लिए इसकी ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर था। अगले हफ्ते मुराद की तरफ से तलाक का नोटिस मिला। ज़मुर्रत के लिए ये कोई नई तला नहीं थी। वो ज़हनी तौर पे तैयार थी, लेकिन दिल का क्या करती, जो माजी को याद कर कर के इसे पागल किए दे रहा था। अब्बू ने सभी ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए थे खाला और मुराद से। ख़ानदान वालों ने भी बाइकाट कर दिया, लेकिन मुराद को किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा था। इसकी इद्दत ख़त्म होने से पहले ही वो अपनी पसंद से एक और हसीन लड़की से शादी कर चुका था, और अब इद्दत के बाद हसनैन था जो इसके सामने इसका तलबगार बना बैठा था। मैंने कभी इस चेहरे को नहीं देखा था ज़मुर्रत, तो भी तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, क्योंकि मेरी मोहब्बत हुस्न से मशरूत नहीं थी। मुझे इस वजूद से, इस शख्सियत से मोहब्बत हुई थी जिसने नामहसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुझे सहरज़दा किया था। नूर तुम्हारा बदल थी, लेकिन वो तुम नहीं थी। वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ज़मुर्रत नहीं थी। ज़मुर्रत जैसी कभी कोई मिली ही नहीं। मैं पहले भी तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने कहने में देर कर दी। इस बार ये देर मैं नहीं करना चाहता था। ज़मुर्रत ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। इसे हसनैन की बातों पे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस चेहरे को आईने में देखकर इसे खुद यकीन नहीं आता कि वो इतना जल चुकी है। इसे देखकर हसनैन इसे शादी करना चाहता था। मैं तुम्हारे सामने बैठकर इकरार करता हूँ कि मुझे ये चेहरा देखकर अब भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये चेहरा तो मैंने तब भी नहीं देखा था ज़मुर्रत, जब तुमसे मोहब्बत हुई थी। मैं हुस्न परस्त नहीं, शख्सियत परस्त हूँ, और मुझे ज़मुर्रत सारी की सारी अजीज़ है। हसनैन की बात पे सिसकियाँ इसके वजूद से फूटने लगीं। वो चेहरा हाथों में दिए रोती चली गई। फ़ैसला ज़मुर्रत का ही होगा, और जो भी होगा मुझे कबूल होगा। वो उठकर जाने लगा। मैं खुशकिस्मत होंगी अगर मुझे आपका साथ मिले तो। हसनैन ने खुशी से मुड़कर इसकी जानिब देखा। मैं अंकल से जल्द दोबारा मिलने आऊँगा, अम्मी को लेकर। एक नर्म सी मुस्कुराहट ने झुके सर वाली ज़मुर्रत के लबों को छुआ तो मुतमईन होकर बाहर निकल गया। आप सबसे पहले हमेशा मेरे चेहरे का निशान क्यों छूते हैं हसनैन? वो दोनों इस वक्त तैयार होकर आईने के सामने खड़े सेल्फी ले रहे थे जब हसनैन ने इसके गाल और गर्दन के दरमियान के निशान को देखते हुए इसे छुआ। ये इसकी हमेशा से आदत थी।
کیونکہ اس نشان نے ہی تو ہمیں ملایا ہے، ورنہ ہم تو جدا ہو چکے تھے۔ یہ اس نشان کو خراج پیش کرنا ہے کہ زمرد مسکراتی۔ کچھ زخم زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ زندگی کو پھولوں سے سجانا چاہتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمیں اس لیے ملتی ہیں کہ وہ ہماری راحتوں کا جہاں ساتھ بہا کر لاتی ہیں۔ پہلے مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن اب اس بات کا یقین مجھے آپ کی سنگت میں ہو گیا ہے۔ آئی ایم بلیسڈ میڈم۔ اس نے زمرد کی ٹھوڑی کو پھر سے چھوا جہاں سے نشان زیادہ گہرا تھا۔ اب بتاؤ، ایم فل کا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں اپنی خواہش کی تکمیل بھی تو کرنی ہے۔ فارمز فیل ہیں جناب، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ اس نے سامنے پڑی فائل کی جانب اشارہ کیا۔ میرے کیوں؟ میں تو نہیں کرنے جا رہا۔ ہم دونوں اکٹھے ایم فل کریں گے۔ اب میری زیادہ بڑی خواہش یہی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اب مجھے یہ بھی پوری کرنا پڑے گی۔ برا سا منہ بناتے حسنین نے اسے دیکھا۔ بالکل، وہ ہنس پڑی۔ دونوں تیار ہو کر اب ڈنر کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ ان کی شادی کی یہ 6 ماہی سالگرہ تھی جسے وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے تھے، اور آگے انہیں ایسی بہت ساری خوشیاں سیلیبریٹ کرنا تھیں۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔